हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बीपीएससी ब्रेन्स। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये सभी 71st बीपीएससी प्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी नए लोग देख रहे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? पूर्वी अफ्रीकी देशों ने जो है वो कालाजार उन्मूलन के लिए किया समझौता। तो पूर्वी अफ्रीका के जो 6 देश हैं, चाड, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान, इसने कालाजार जैसे घातक एवं उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए क्या है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह पहल जो है यह जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन अफ्रीकी संघ के तत्वाधान में संपन्न हुई है। ये समझौता ज्ञापन के माध्यम से इन देशों ने क्षेत्रीय सहयोग, साझा रणनीति और निवेश के माध्यम से जो है कालाजार उन्मूलन का संकल्प लिया है। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए और अस्थायी देश। जो देश जुड़े हैं और अस्थायी देश हैं उसके बारे में देखिए क्या है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए वर्ष 2026-27 के लिए गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया का चयन किया है। ये जो सदस्य है ये 1 जनवरी 2026 से क्या करेंगे, कार्यभार संभालेंगे। और पहले से जो देश हैं जैसे कि डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, ये सब जो पहले से देश हैं इनके साथ परिषद का हिस्सा बनेंगे। और यह जो चयन है यह क्षेत्रीय संतुलन और वैश्विक भागीदारी की प्रतिबद्धता को क्या करता है, दर्शाता है। अगला है भूटान बना क्रिप्टो आधारित पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला पहला देश। भूटान जो है ये क्या बन चुका है, क्रिप्टो आधारित पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला। तो भूटान ने जो है बाइनेंस पे और डीके बैंक के साथ साझेदारी कर दुनिया की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी आधारित पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू कर ली है। इस ऐतिहासिक पहल के साथ जो भूटान है यह पहला संप्रभु देश बन गया है जिसने अपनी राष्ट्रीय पर्यटन नीति में आधिकारिक रूप से क्रिप्टो भुगतान को क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। अगला है मॉरिशस ने ISA देश साझेदारी ढांचे पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। तो मॉरिशस ने जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश साझेदारी ढांचे CPF पर हस्ताक्षर कर अफ्रीकी क्षेत्र का पहला और विश्व का ये चौथा देश बनने का गौरव प्राप्त किया है। इससे पहले बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा ने इस ढांचे पर हस्ताक्षर किया था और यह ऐतिहासिक समझौता ISA और मॉरिशस को सौर ऊर्जा परियोजनाओं में संयुक्त सहयोग के लिए एक संरचित एवं दीर्घकालिक रणनीति प्रदान करेगा जो कि मॉरिशस की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप होगी। अगला है दुबई के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा। दुबई के जो क्राउन है उन्होंने क्या किया है, भारत की यात्रा की है। दुबई के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा पर आए तथा इन्होंने ऐतिहासिक बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुबई के क्राउन प्रिंस एवं UAE के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से क्या किया है, मुलाकात की। IIM अहमदाबाद का अंतर्राष्ट्रीय परिसर दुबई में स्थापित होगा जहां 2025 से पहला MBA प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। IIFT का पहला विदेशी परिसर इंडिया पैवेलियन एक्सपो सिटी दुबई में खुलेगा। अगला है अमेरिका का गोल्ड कार्ड कार्यक्रम। तो इससे क्या संबंधित है, देखिए जो अमेरिका का गोल्ड कार्ड कार्यक्रम है यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए गोल्ड कार्ड कार्यक्रम की घोषणा की जो अमीर और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को +5 मिलियन की कीमत पर अमेरिकी नागरिकता का मार्ग प्रदान करेगा। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है ये जो कार्यक्रम है यह मौजूदा EB-5 निवेशक वीजा कार्यक्रम को बदलने के लिए प्रस्तावित किया गया है जो कि विदेशी निवेशकों को अमेरिकी व्यवसायों में निवेश करने तथा रोजगार उत्पन्न करने के बदले में अस्थायी निवास क्या करेगा, प्रदान करेगा। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मॉरिशस की यात्रा की है उसके बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11-12 मार्च 2025 को क्या किया है, मॉरिशस की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा की है जिससे भारत और मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। राष्ट्रीय दिवस समारोह। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च के मुख्य अतिथि के रूप में ये शामिल हुए थे राष्ट्रीय दिवस के समारोह में, जो भारत मॉरिशस के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को क्या करता है, मजबूत करता है। अगला है सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इसी में क्या है, PM मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया।
ये ऑर्डर का नाम है, ये जो सम्मान है ये इसका नाम है, ठीक है, देख सकते हैं इसे सम्मानित किया गया और ये सम्मान पाने वाले ये क्या बने हैं, पहले भारतीय हैं। अगला है यूएनए 18 पहल। यूएनए 80 पहल के अंतर्गत देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ पर यूएनए 80 पहल की घोषणा की, जिसका उद्देश्य संगठन के कामकाज में दक्षता बढ़ाना, लागत कम करना और सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। अगला है रायसीना डायलॉग 2025। रायसीना डायलॉग 2025 से संबंधित क्या है, देखिए भारत में ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण की मेजबानी की, जिसमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। यह जो सम्मेलन है ये 17 से 19 मार्च तक आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। इस वर्ष की थीम क्या रही है, कालचक्र पीपल पीस एंड प्लेनेट है, जो कि वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। तो रायसीना डायलॉग का जो है इस वर्ष का थीम क्या है, देख सकते हैं, कालचक्र पीपल पीस एंड प्लेनेट इस वर्ष का थीम है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और अमेरिका की यात्रा। तो देखिए क्या है इससे संबंधित, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की है। इस यात्रा के दौरान इन्होंने 10 से 12 जनवरी 2025 तक फ्रांस की आधिकारिक यात्रा की और 12 से 14 फरवरी 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया। पेरिस एआई शिखर सम्मेलन 2025, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इनमें से देख लीजिए। क्या है, फ्रांस यात्रा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो ने क्या क्या है, पेरिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 की सह अध्यक्षता की है। सम्मेलन की कुछ मुख्य बातें हैं जैसे कि समावेशी और सतत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर संयुक्त घोषणा, अमेरिका और ब्रिटेन के एआई पर अत्यधिक विनियमन से संबंधित चिंताओं को व्यक्त करते हुए जो है ब्रिटेन के अतिरिक्त लोगों एवं ग्रह के लिए समावेशी और सतत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर संयुक्त वक्तव्य पर भारत, चीन, यूरोपीय संघ सहित 58 देशों द्वारा क्या किए गए हैं, हस्ताक्षर किए गए। पब्लिक इंटरेस्ट एआई प्लेटफॉर्म पर कितना है उससे देखिए, तो सार्वजनिक निजी सहयोग ने जो है एआई पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता और वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए इसे क्या किया है, लॉन्च किया है। अगला है प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा कैसी रही, तो देखिए इसके बारे में क्या है। प्रधानमंत्री की जो यह यात्रा है भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी को और अधिक मजबूत करने की प्रतिबद्धता की तरफ इशारा करती है। इस यात्रा की कुछ बातें हैं जो इस प्रकार है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 21वीं सदी के लिए यूएसए इंडिया कॉम्पैक्ट, इस बैठक का सबसे अहम पहलू क्या है, 21वीं सदी के लिए यूएसए इंडिया कॉम्पैक्ट नाम का एक नई पहल की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है, जिसमें सैन्य, साझेदारी, व्यापार और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के अवसर को क्या करना है, बढ़ावा देना शामिल है। अगला है व्यापार और निवेश से क्या है, देखिए व्यापार और निवेश को गति देने के लिए जो है दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, जिसे मिशन 500 नाम दिया गया है। साथ ही वर्ष 25 के अंत तक एक बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते बीटीए के पहले चरण पर बातचीत शुरू करने की योजना बनाई गई है। अगला है भारत यूके रक्षा साझेदारी को बढ़ावा। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने रक्षा सहयोग को मजबूत करते हुए एयरो इंडिया 2025 के दौरान डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया का औपचारिक शुभारंभ किया और कई रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे हम आत्मनिर्भर भारत पहल को महत्वपूर्ण गति मिली है। जिससे क्या मिला है, आत्मनिर्भर भारत पहल को महत्वपूर्ण गति मिली है। अगला है भारत अमेरिका ट्रस्ट पहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने ट्रस्ट पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति तथा प्रसंस्करण में सहयोग को बढ़ाना है। यह पहल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से जुड़ी बाधाओं को कम करने और लिथियम तथा दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे आवश्यक खनिजों के लिए एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने की दिशा में क्या करती है, केंद्रित है। अगला है इंडोनेशिया को मिली ब्रिक्स में सदस्यता। इंडोनेशिया जो है इसको क्या मिली है, ब्रिक्स में सदस्यता मिली है। तो इससे देखते हैं इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां सदस्य बन गया है। वर्ष 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाले ब्राजील ने घोषणा की कि वर्ष 2023 में जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन के समूह में जो नेता हैं उन्होंने इंडोनेशिया की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। अगला है अमेरिका ने लिया विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने का निर्णय। अमेरिका जो है ये क्या होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार ग्रहण करते ही विश्व स्वास्थ्य संगठन से
अमेरिका को अलग करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम एक बार फिर से ट्रंप प्रशासन की ओर से WHO के प्रति की गई आलोचनाओं और असंतोष का क्या है, परिणाम है। अगला है रूस और ईरान के मध्य रणनीतिक साझेदारी संधि। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के जो राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन है, इसने एक महत्वपूर्ण व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। इस दौरान दोनों देशों ने 20 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो कि रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में क्या करेगा, सहयोग को बढ़ावा देगा। अगला देखिए, अगला क्या है, देखते हैं अगला क्या है। अगला हमारा टॉपिक है यहाँ से क्या है, अन्य संधियां एवं समझौते। अन्य कितने संधियां हैं और क्या सब समझौते हुए हैं, तो रक्षा मंत्रालय मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है। तो पनडुब्बियों की क्षमता बढ़ाने के लिए जो है 1990 करोड़ रुपए का अनुबंध एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP प्लग निर्माण को दिया गया, विवरण दिया गया है। अगला है DPIIT निजी कंपनी बोट स्टार्टअप्स की सहायता और विकास के लिए इसके लिए समझौता ज्ञापन होगा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग भारतीय बंदरगाह संघ भारत के समुद्री क्षेत्र में डिजिटल बदलाव को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन, और ये आप देख सकते हैं जो संधियां और समझौते हैं उसके बारे में। अगला हमारा है संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम से, तो जो टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं उनको हम लोग डिटेल से देखते हैं। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 पोर्टल है। तो केंद्र सरकार ने जो है देश की ग्राम पंचायतों में सुशासन को मजबूती देने के उद्देश्य से पंचायत के उन्नति सूचकांक 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। ये जो है पोर्टल देश की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का पारदर्शी और साक्ष्य आधारित मूल्यांकन करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। अगला है पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो डेटा संचालित मूल्यांकन जो है पहला बात है, यह पोर्टल ग्राम पंचायतों को 9 प्रमुख थीम जैसे कि गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल स्वच्छता, बुनियादी ढांचा, सुशासन, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण में अपने प्रदर्शन का डेटा दर्ज करने, ट्रैक करने और सुधारने का क्या करता है, अवसर देता है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, संकेतकों में सुधार। PAI 1.0 में जहां 516 संकेतक और 794 डेटा पॉइंट थे, वहीं PAI 2.0 में इन्हें घटाकर क्रमशः 147 संकेतक तथा 227 डेटा पॉइंट कर दिया गया है। इससे रिपोर्टिंग का बोझ घटा एवं डेटा की जो गुणवत्ता है वो क्या है, बढ़ी है। अगला है नक्शा कार्यक्रम। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन जो है भूमि संसाधन विभाग ने नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की है। किसकी, नक्शा कार्यक्रम की। तो ये क्या है, नेशनल जियो स्पैटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। तो यह पहल जो है शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके दूसरे चरण की शुरुआत की बात करें तो 2 जून 2025 को देश के 5 उत्कृष्टता केंद्रों में शहरी स्थानीय निकायों और जिला अधिकारियों के लिए जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। अगला है प्रशिक्षण में जो है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन, बेव GIS, भूमि पार्सल मैपिंग तथा कानून और प्रशासनिक पहलुओं पर फोकस किया गया है। 157 शहरी स्थानीय निकायों के 304 अधिकारी इस पर क्या करेंगे, सप्ताहभर चलने वाले प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। अगला है तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व लाभ। तीसरे बच्चे के लिए सर्वोच्च न्यायालय के जो उमा देवी बनाम तमिलनाडु सरकार केस में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया था कि जो महिला है उसको तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की अधिकार प्राप्त है, और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है। यह निर्णय न केवल मातृत्व लाभ अधिनियम की व्याख्या करता है बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य, गरिमा, समानता और उनके प्रजनन अधिकारों को भी क्या करता है, सशक्त करता है। अगला है डिजिटल पहुंच बना मौलिक अधिकार। डिजिटल जो पहुंच है वो क्या बना, मौलिक अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए कहा कि जो डिजिटल पहुंच है अब संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या है, अभिन्न हिस्सा है। दूसरा क्या है कि यह फैसला विशेष रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए डिजिटल KYC प्रक्रियाओं को समावेशी बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। अगला है भारत सरकार ने लॉन्च किया नया OCI पोर्टल। तो नई दिल्ली में जो है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं, वो कौन है, अमित शाह जी। इन्होंने भारत के मूल प्रवासी नागरिकों OCI ओवरसीज सिटीजन
ऑफ इंडिया के लिए एक नया उन्नत और उपयोगकर्ता अनुकूल डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य है दुनिया भर में निवास कर रहे जो 50 लाख से अधिक ओसीआई कार्ड धारक हैं उनको अधिक सुगम, सुरक्षित और पारदर्शी इमिग्रेशन सेवाएं प्रदान करना। अगला है E0 FIR पहल। भारत में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक अभिनव पहल E0 FIR की शुरुआत की। यह पहल पहले दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई और जल्द ही पूरे देश में लागू होगी। इसका उद्देश्य विशेष रूप से उन मामलों में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करना है जिसमें 10 लाख या उससे अधिक की ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी शामिल होती है। अगला है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। तो इससे क्या है, संसद के दोनों सदनों में गहन बहस और चर्चाओं के बाद जो है पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को अब राष्ट्रपति की स्वीकृति कह चुकी है, प्राप्त हो चुकी है, जिसके साथ ही यह विधेयक अब विधिक रूप से अधिनियम में परिवर्तित हो चुका है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है वक्फ संशोधन अधिनियम जो 2025 है। इसके कुछ प्रावधान हैं जैसे कि ट्रस्टों और वक्फ का जो है स्पष्ट सीमांकन। अब मुस्लिमों द्वारा स्थापित ट्रस्टों को वक्फ नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? वक्फ नहीं माना जाएगा, जिसमें उनके प्रबंधन में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, जिससे जो है उनके प्रबंधन में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा है वक्फ समर्पण की पात्रता। केवल वही व्यक्ति वक्फ संपत्ति समर्पित कर सकते हैं जो कम से कम 5 वर्षों से मुस्लिम धर्म का क्या कर रहे हो, पालन कर रहे हो। तीसरा है महिलाओं को विरासत अधिकार। वक्फ घोषित करने से पहले परिवार की महिलाओं, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के अधिकारों सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया। धारा 40 का विलोपन हो गया। तो देखिए क्या है, वक्फ बोर्ड अब बिना साक्ष्य के किसी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं कर पाएगा। अगला है विवाद निपटान के लिए न्यायाधिकरण। वक्फ न्यायाधिकरण में 3 सदस्य, जिला न्यायाधीश, राज्य सरकार का अधिकारी और मुस्लिम कानून विशेषज्ञ शामिल होंगे। न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर अपील की जा सकेगी। प्रौद्योगिकी का समावेश। वक्फ संपत्तियों के लिए जो है केंद्रीय डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा। मुतवल्लियों को संपत्ति विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। अगला है विविध प्रतिनिधित्व से वक्फ बोर्डों में 2 गैर मुस्लिम और मुस्लिम प्रतिनिधियों को कम से कम 2 महिलाएं अनिवार्य होंगी। शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी और ओबीसी मुस्लिम समुदाय का भी इसमें प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। अगला है विवादित वक्फ दावों पर परिसीमन अधिनियम लागू। इससे क्या होगा, अनावश्यक मुकदमेबाजी कम होगी और न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी। अगला हमारा टॉपिक है तटीय नौवहन विधेयक 2024। क्या है, लोकसभा ने तटीय नौवहन विधेयक 2024 को पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य तटीय नौवहन क्षेत्रों को मजबूत करना है। और इस विधेयक का उद्देश्य जो है तटीय शिपिंग के माल ढुलाई हिस्से को वर्तमान 5%, यूरोपीय संघ में 40% की तुलना से बढ़ाकर लागत प्रभावी और धारणीय तटीय व्यापार को प्रोत्साहित करना तथा जो सड़क है एवं रेलमार्ग है उस पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना, जिससे प्रदूषण, यातायात, भीड़ तथा रसद लागत में कमी आएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है उसने जो रिपोर्ट जारी किया है उसके अनुसार भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में परिवहन क्षेत्र का योगदान जो है 10 से 11% है, जिसमें से 90% उत्सर्जन सड़क परिवहन से होता है, जबकि रेल का योगदान मात्र 3% और जलमार्गों का योगदान जो है वो कितना है, 1% से भी कम है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति के निर्णय हेतु समय सीमा का निर्धारण। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल 2023 में जो है पहली बार संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने हेतु राष्ट्रपति के लिए 3 माह की समय सीमा का निर्धारण किया गया। स्पीड थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, आप लोग स्पीड कम करके देख सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सशक्त पंचायत नेतृत्व अभियान। पंचायती राज मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नेतृत्व अभियान और आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल शुरू की, जिसका मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर जेंडर सेंसिटिव शासन को बढ़ावा देना है। और इस पहल का फोकस पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के नेतृत्व को क्या करेगी, कौशल को मजबूत करेगी। अगला है सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्यांगता अधिकारों को मूल अधिकार माना है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए कहा कि दृष्टि बाधित उम्मीदवारों को न्यायिक सेवा परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। यह फैसला दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को मौलिक अधिकार मानते हुए सुनाया गया है। इसमें क्या किया गया है, जो दिव्यांगजन हैं वो भी इसके हिसाब से क्या सकते हैं, परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं। अगला है संसद भाषिणी पहल।
लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संसद भाषणी पहल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस पहल का उद्देश्य है संसदीय कार्यों को अधिक सुलभ, प्रभावी और बहुभाषी बनाना। यह इन हाउस एआई समाधान प्रदान करेगा जो कि संसदीय कार्यों को डिजिटल रूप से क्या कर सकता है, सशक्त बना सकता है। अगला है, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने क्या है, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है, जिससे लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के लिए क्या किया गया है, किया जाएगा। यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश जो है 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी और रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा नो डिटेंशन पॉलिसी की समाप्ति। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों सहित अपने अधीन आने वाले जो स्कूल हैं जिसमें कक्षा 5 से 8 के लिए नो डिटेंशन नीति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। यह बदलाव निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2024 के तहत राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किया गया है। इस संशोधन के अनुसार स्कूल अब उन विद्यार्थियों को अगली कक्षा में जाने से रोक सकेंगे जो पदोन्नति के मानदंडों को पूरा करने में असफल हैं। अगला है, भारतीय वायुयान अधिनियम 2024। केंद्र सरकार द्वारा पारित भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 को 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया गया है, जिसने 90 वर्ष पुराने विमान अधिनियम 1934 का क्या कर लिया है, स्थान ले लिया है। अगला देखिए, अगला है, यह अधिनियम जो है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य भारतीय विमान क्षेत्र में यात्रियों के अधिकारों को बढ़ावा देना तथा निवेश को आकर्षित करना। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इस अधिनियम की घोषणा जो है 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में की और इसे 5 दिसंबर 2024 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। अगला है, आर्थिक घटनाक्रम से, तो देखिए क्या है, वर्ष 2022-23 में संशोधित जीडीपी आधार वर्ष 19 जून 2025 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार सरकार जब सकल घरेलू उत्पाद के लिए आधार वर्ष 11-12 के स्थान पर वर्ष 22-23 को अपनाने जा रही है, तो इस आधार पर संशोधित आंकड़े जो है 27 फरवरी 2026 को जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का नया आधार वर्ष 22-23 को तय किया गया है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के लिए 23-24 को नया आधार वर्ष बनाया जाएगा। अगला है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डिजिटल भुगतान पुरस्कार से सम्मानित। 17 जून 2025 को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस द्वारा जो है डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के प्रयासों के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी को डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। बैंक ने 2 लाख से अधिक डाक सेवकों और ग्रामीण डाक सेवकों के सहयोग से 11 करोड़ से अधिक ग्राहकों तक डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई हैं। आईपीपीबी का जो है 1.65 लाख डाकघरों और 3 लाख से अधिक डाक कर्मचारियों का विशाल नेटवर्क आज भारत में 5.5 लाख से अधिक गांवों तथा कस्बों तक डिजिटल वित्तीय सेवाओं को पहुंचाने का कार्य कर रहा है, जो इस देश के सबसे समावेशी एवं प्रभावशाली डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म से एक बनाता है। अगला है, भारतीय डाक विभाग ने लॉन्च किए 2 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारतीय डाक विभाग ने क्या है, 2 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, अपना डिजिपिन जाने और अपना पिन कोड जाने लॉन्च किया। ये 2 हैं। यह पहल जो है डिजिटल इंडिया के तहत सार्वजनिक सेवा विवरण, बहुस्थानिक शासन और स्थान पहचान प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला है, भारत में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट हुई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2021 की रिपोर्ट और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आकलनों के अनुसार देश में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में निरंतर एवं ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार जो आंकड़े हैं वो इस प्रकार है। मातृ मृत्यु दर जो है 2014 में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 130 से घटकर 2019-21 में कितनी हो गई है, 93 हो गई है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में इससे अगले के टॉपिक के साथ। तो जितने भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल।